अस्सलामुअलैकुम। तो आज एक नई वीडियो के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी, जो कि हमारे पास लेक्चर है नियम दाऊद की। इसकी हमने जो है वो फर्स्ट और सेकंड पार्ट बनाई है। आज हम बनाने वाले हैं थर्ड पार्ट और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम इस थर्ड पार्ट में जो है ये इम्यूनिटी यानी जो डिफेंस मैकेनिज़्म है ये पूरा कंप्लीट कर लें। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड लाइन डिफेंस। सेकेंड लाइन डिफेंस में क्या कहते हैं कि इफ़ अ पैथोजेंस इज एबल टू गेट पास द बॉडी फर्स्ट लाइन्स ऑफ डिफेंस एंड एन इन्फेक्शन स्टार्ट द बॉडी कैन रेली ऑन इट्स सेकेंड लाइन्स ऑफ डिफेंस। जब भी कोई पैथोजेंस हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी हमारे फिजिकल एंड केमिकल बैरियर से जो है वो निकल जाता है तो वो हमारे सेकेंड लाइन डिफेंस मैकेनिज़्म पर आती है। तो हमारे डिफेंस मैकेनिज़्म क्या कह रहा है कि जब भी कोई पैथोजेंस जब हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज़्म से जो है वो गुजरता है तो वो हमारे सेकेंड लाइन डिफेंस मैकेनिज़्म पर आ जाता है। जब वो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज़्म पर आता है तो हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन कोज हो जाती है और उस इन्फ्लामेशन को हम कहते हैं कि इट इज़ द फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ द सेकेंड लाइन डिफेंस मैकेनिज़्म। इसके अलावा हमारे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज़्म के जो है वो 5 मेन पर्पस आते हैं। वो मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपके कि सबसे पहले हमारे पास होता है कि इन्फ्लामेशन कोज क्यों होती है। इसके 5 पर्पस होते हैं। जो सबसे पहले है वो हमारे पास है कि टू रिमूव द कॉज ऑफ इंजरी, टू हील अप डैमेज एरियाज, टू इंक्रीज न्यूट्रेंट, टू इंक्रीज ब्लड सप्लाई और टू एक्टिवेट द एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम। इसके अलावा ये तो हमारे पास इसके पर्पस हो गए कि इन्फ्लामेशन क्यों कॉज होती है। जबकि अगर मैं इसके कार्डिनल साइन के बारे में बताऊं कि कार्डिनल साइन हमारे पास क्या होते हैं, कि कार्डिनल साइन में हमारे पास सबसे पहले रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, पेन हो जाती है, हीट हो जाती है और इसके बाद हमारे पास जो है वो फंक्शन लूजिया हो जाती है। इस कार्डिनल साइन को हम आगे डिफाइन करने वाले हैं कि ये जो पेन हो गया, हीट हो गई, इसके अलावा रेडनेस, स्वेलिंग, फंक्शन लूजिया, ये किस तरीके से होती है। अब सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स। याद रहे कि फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन इनको हम नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। The defense include fevers caused by interleukin-1. The fever high temperature kill invader by denaturing their protein. Heat increased temperature inhibit the growth of antigen और microbial proliferation. अब वहाँ पर जैसे कि मैंने सेकेंड पार्ट में इसकी जो है वो इम्यूनिटी में अगर आपको याद रहे कि मोनोसाइट्स में हमने कहा कि जो मोनोसाइट्स और मैक्रोफेज ये दोनों इंटरल्यूकिन-1 प्रोड्यूस करते हैं। अब ये इंटरल्यूकिन-1 प्रोड्यूस क्यों करते हैं, जो कि हमारे पास ये लफ्ज़ है, इसको हम कहते हैं इंटरल्यूकिन-1। अब ये हमारे पास इंटरल्यूकिन-1 प्रोड्यूस क्यों करते हैं। जब मोनोसाइट और मैक्रोफेज दोनों इंटरल्यूकिन-1 प्रोड्यूस करते हैं तो ये सबसे पहले जाते हैं हमारे हाइपोथैलेमस के पास। जब ये हमारे हाइपोथैलेमस के पास जाते हैं तो हमारा जो हाइपोथैलेमस है वहाँ से हमारी बॉडी की जो टेम्परेचर होती है या तो वहाँ से राइज होती है यानी तेज़ होती है या और वहाँ से जो है वो फॉल होती है। जब हमारी बॉडी की टेम्परेचर राइज होती है तो राइज से क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म यानी फॉरेन पार्टिकल्स वगैरह होते हैं तो उनकी जो ग्रोथ होती है वो इनहिबिट हो जाती है। तो इसी तरह से क्या कह रहे हैं कि इंक्रीज टेम्परेचर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ एंटीजन और माइक्रोबियल प्रोलिफरेशन। अब पेन का क्या कहते हैं कि ड्यू मेनली टू टिश्यू डिस्ट्रक्शन एंड टू अ लेजर एक्सटेंट स्वेलिंग। पेन हमें क्यों होती है, पेन हमें इसलिए होती है कि जहाँ हमारी इन्फ्लामेशन हो चुकी होती है वहाँ पर नर्व वगैरह भी मौजूद होती है, इसलिए हमें जो है वो पेन होती है। तो यहाँ क्या कहते हैं कि ड्यू मेनली टू टिश्यू डिस्ट्रक्शन, क्योंकि हमारी टिश्यू डिस्ट्रक्ट हो जाती है तो उस टिश्यू के डिस्ट्रक्शन होने की जो रिस्पॉन्स होती है उसको हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का अमल कौन करता है, वो नर्व करते हैं। इसलिए जहां हमारी इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो वहां पर नर्व वगैरह मौजूद होती हैं जो कि रिस्पॉन्स कहती हैं कि इस फलाने जगह पर हमारी टिश्यू की डिस्ट्रक्शन हुई है, इसलिए हमें वहाँ जो है वो पेन होता है। अब इन्फ्लेमेशन की हम बात करते हैं कि डैमेज टिश्यूज रिलीज हिस्टामाइन फ्रॉम ल्यूकोसाइट्स। अब जैसे कि मैंने आपको पीछे जो है वो पेज में कहा कि हमारे पास जो इन्फ्लेमेशन होती है तो उसके कार्डिनल साइन हमारे पास यानी पेन हो गया, हीट हो गया, इसके अलावा स्वेलिंग हो गया, फंक्शन लूज। अब तो ये होती क्यों है, तो हमारे पास ये हिस्टामाइन
जब भी कोई पैथोजेंस हमारे हेल्थी सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करती हैं तो वहाँ से केमिकल मेडिएटर या जिसको हम इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर कहते हैं वो रिलीज़ होते हैं, जो कि हमारे पास हिस्टामाइन हो गया, हेपरिन हो गया, ल्यूकोट्राइन हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन हो गई। ये चीज़ें जो है वो केमिकल मेडिएटर रिलीज़ होती है। अब जब ये केमिकल रिलीज़ हो जाती है तो सबसे पहले ये हमारे पास क्या करती हैं कि इन्फ्लामेशन कोज रेडनेस। अब वहाँ पर रेडनेस कोज क्यों होती है? क्योंकि मैंने पहले आपको उसकी जो है पर्पस में कहा कि इंक्रीज ब्लड फ्लो। जब ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगी तो वहाँ पर क्या होती है? रेडनेस हो जाती है ड्यू टू कैपिलरी डायलेशन। जब हमारी कैपिलरी डायलेट हो जाती है तो वहाँ पर जो ब्लड की जो सप्लाई है वो तेज़ हो जाती है और हमारे जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, जिससे हमारे कैपिलरी की डायलेशन होती है और वहाँ पर हमारा जो ब्लड फ्लो है वो ज़्यादा हो जाती है। अब देखिए क्या कहते हैं कि रिजल्टिंग इन इंक्रीज ब्लड फ्लो, वही बात आ गई। क्या होता है कि हमारी ब्लड की जब फ्लो इंक्रीज होती है, जब भी हमारी इन्फ्लेमेशन हो गया, इन्फ्लेमेशन के बाद हिस्टामाइन, हेपरिन, प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन रिलीज़ हो गई। तो रिलीज़ होने के बाद हमारे जो स्मूथ मसल्स हैं वो रिलैक्स होते हैं और हमारी कैपिलरी की डायलेशन यानी ये खुल जाते हैं। तो वहाँ पर जो मैंने आपको पर्पस बताया कि ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाती है तो जिससे क्या हो जाती है? रेडनेस होती है। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि हिस्टामाइन कॉज कैपिलरी टू लीक रिलीजिंग पेगोसाइट एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स। अब हमने कहा कि हमारे पास एक इन्फ्लेमेशन में 3 चीज़ें आती है। एक हमारे पास आती है प्लेटिलेट एग्रीगेशन, दूसरा हमारे पास आती है प्लेटिलेट एडहीजन और तीसरा हमारे पास आती है प्लेटिलेट एक्टिवेशन। ये भी अलग कहानी है, लेकिन इस हम पढ़ेंगे इसको पैथोफिजियोलॉजी में, लेकिन ये जो है वो आपने जहन में रखनी है कि ये 3 चीज़ें हमारे पास ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन होती है। अब हमारे पास वहाँ क्लॉटिंग फैक्टर क्यों होती है? जब भी हमारे पास इन्फ्लामेशन हो जाती है तो इन्फ्लामेशन के बाद क्योंकि हमारे पास जो प्लाज्मा होती है वो हमारे वेस्क्यूलर कंपार्टमेंट से लीक होती है और वो इंटरस्टिशियल स्पेस में जाना शुरू हो जाती है, तब वहाँ पर हमारे पास जो क्लॉटिंग फैक्टर यानी जो हमारे ब्लड के जो प्लेटिलेट होते हैं वो क्लॉटिंग होना शुरू हो जाते हैं और क्लॉटिंग होते होते क्या होती है कि उस जगह को ये लोग सील अप कर देते हैं, यानी उस वाउंड को ये सील अप यानी बंद कर देते हैं ताकि वहाँ से और ब्लड प्लाज्मा की जो है वो लीकेज ना हो। इसके बाद क्या कहते हैं कि इनटू द वाउंड यानी release phagocytes and clotting factor into the wound. Phagocytes engulf bacteria, dead cells and cellular debris। और हम जो बैक्टीरिया होती हैं पेगोसाइट, जो हमारे पास पेगोसाइट सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, यानी न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेज की बात करते हैं। जो हमारे पेगोसाइट सेल्स हैं वो बैक्टीरिया, डेड सेल और सेलुलर डेब्रिस वगैरह को ये ले किल एंड डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब हमारे पास चलो बैक्टीरिया भी समझ आ गई, डेड सेल भी समझ आ गई कि ये क्या चीज़ है, लेकिन हमारे पास जो सेलुलर डेब्रिस है, ये सेलुलर डेब्रिस हम बेसिकली कहते हैं किसको है? सेलुलर डेब्रिस हमें इतने ही हमारे जहन में याद होना चाहिए कि सेलुलर डेब्रिस हम उसको कहते हैं यानी अनवांटेड सब्सटेंस, जिसकी हमारी बॉडी को कोई ज़रूरत नहीं होती, उसको हमारे जो पेगोसाइट सेल्स होते हैं ये सेलुलर डेब्रिस को किल एंड डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर मैं एक बात कर दूं कि हमने कहा कि रिलीज पेगोसाइटिक्स एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स, जैसे कि हमने कहा कि वहाँ पर स्वेलिंग होती है, तो एक तो हमने ये बात कर ली कि पेन भी हमारे समझ में आ गई कि पेन क्यों होती है, नर्व रूट वगैरह मौजूद होती है। फिर रेडनेस क्यों होती है? क्योंकि ब्लड फ्लो कैपिलरी हमारी डायलेट हो चुकी है तो इसलिए वहाँ रेडनेस हो गई। लेकिन हमें ये समझ नहीं आया कि ये स्वेलिंग क्यों होती है। स्वेलिंग इसलिए होती है क्योंकि हमारा जो वेस्क्यूलर कंपार्टमेंट है वो लीक हो गया और वहाँ से ब्लड प्लाज्मा है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में आना शुरू हो गया, इसलिए वहाँ यानी स्वेलिंग जिसको हम एडिमा या ट्यूमर वगैरह कहते हैं वो कॉज हो जाती है। प्लेटिलेट, अब यहाँ पर हमारे पास क्या कहता है कि प्लेटिलेट मूव आउट ऑफ द कैपिलरी टू सील द वाउंडेड एरिया, वहीं पिछली बात आ गई। स्वेलिंग, अब देखो मैंने स्वेलिंग की बात आपको मैंने कह दी, लेकिन देखो स्वेलिंग अभी हमारे पास आ गया ड्यू टू पैसेज ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम इनटू द डैमेज टिश्यूज, यानी हमारे जो हमारा वेस्क्यूलर कंपार्टमेंट है उसके अंदर जो ब्लड वगैरह होती है उसमें जो ब्लड प्लाज्मा है वो क्या हो जाती है कि ब्लड स्ट्रीम से या ब्लड सर्कुलेशन से कहाँ आ जाती है? डैमेज टिश्यूज़ की तरफ आ जाती है। तो ये हमारे पास यही कार्डिनल साइंस से लाइक पेन हो गया, स्वेलिंग हो गई, रेडनेस हो गया, फंक्शन लूज, या ये सब चीज़ें हमारे पास इस कॉलम में आ गई। अब सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस यानी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, अब क्या है कि
prevent spread of harmful agents to adjacent tissues, promote tissue repair, release chemical mediator to attract phagocytes and stimulate third line of इम्यून रिस्पॉन्स। मैंने वही आपको पर्पस के बारे में बताया कि क्या होती है कि जब फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन में आती है तो इन्फ्लामेशन कोज होती है। वही पर्पस हमारे पास आती है कि ये क्या करते हैं कि थर्ड लाइन को ये एक्टिवेट करते हैं। इसके अलावा जो है वो केमिकल मेडिएटर वगैरह रिलीज़ होते हैं ताकि हमारे इम्यून सिस्टम के जो सेल्स वगैरह है वो वहाँ पर आ जाए। ये जितनी भी हमारे पास कॉलम है इसकी यही मतलब हमारे पास आती है कि जो कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में समझाया। अब यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज वगैरह है जो क्या कहते हैं कि पेगोसाइट्स क्या होते हैं कि एलगल्फ पेगोसाइट्स हम कहते हैं किसको है, इनगल्फ पैथोजेंस एंड कंट्रीब्यूट इम्यून सेल्फ। पेगोसाइट्स हमारे पास वो है जो कि पैथोजेंस को इनगल्फ करते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम के साथ कंट्रीब्यूट में रहते हैं। या इस पेगोसाइट्स को हम एक आसान से जुमला हम इस तरह से कह देते हैं कि द लार्जर WBC सेल विच इज़ कैपेबल टू इनगल्फ द पैथोजेंस। बहुत सिंपल डेफिनेशन है इसकी। पेगोसाइटोसिस हम किसको कहते हैं, पेगोसाइट्स और पेगोसाइटोसिस में हमारे पास बहुत डिफरेंट है। पेगोसाइट्स हम कहते हैं कि वो एक सेल्स होते हैं जो पेगोसाइट्स करते हैं या किसी भी पैथोजेंस को जो है वो किल एंड डिस्ट्रॉय करते हैं, जबकि पेगोसाइटोसिस एक हमारे पास एक मेथड है जो कौन करता है, मैक्रोफेज उसको जो है वो फुलफिल करते हैं। अब हमारे पास बात आती है कि मैक्रोफेज कौन है। A phagocyte cell found in the liver, spleen, brain and lungs travels to all area of the body to find and eat pathogens। अब ये मैक्रोफेज हमारे बॉडी के अंदर जो है वो डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द ऑर्गन्स या अकॉर्डिंग टू द पोजीशन हम उसको नाम दे रहे होते हैं, लेकिन ये हमारी बॉडी के अंदर जो है वो अकॉर्डिंग पोजीशन पर जो है वो रहते हैं। जैसे कि हमारे लीवर हो गया, स्प्लीन हो गई, ब्रेन हो गया, लंग्स हो गई, ये हमारे पास मुख्तलिफ़ जगह पर हमारी बॉडी के अंदर होते हैं जो ट्रैवल करते हैं मुख्तलिफ़ एरिया से, और हमारी बॉडी के अंदर जो अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं या फॉरेन पार्टिकल्स वगैरह होते हैं इनको ये किल एंड डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। याद रहे इस लीवर, स्प्लीन, ब्रेन और लंग्स इनको हम अकॉर्डिंग टू द पोजीशन नाम दे रहे होते हैं जो कि हमारे लिए निहायत ज़रूरी होती है और वो हमसे जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो कि हमने पिछले स्लाइडों वगैरह में जो है वो समझाई है। Aphagocytosis, macrophage and neutrophils migrate to site of inflammation। Phagocytosis occur in 5 stages। अब यहाँ पर हमारे पास क्या कहते हैं कि पेगोसाइटोसिस हम बेसिकली जैसे कि मैंने कहा कि जो पेगोसाइटोसिस है ये हमारे पास एक मेथड है जिसको मैक्रोफेज फुलफिल करते हैं। तो न्यूट्रोफिल्स माइग्रेट टू साइट ऑफ इन्फ्लामेशन, खालिस मैक्रोफेज नहीं करते बल्कि हमारे पास जो न्यूट्रोफिल्स वगैरह हैं ये भी इनको फुलफिल करते हैं, माइग्रेट टू साइट ऑफ इन्फ्लामेशन। लेकिन याद रहे जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन होती है तो सबसे पहले पहुंचने वाले हमारे पास यही न्यूट्रोफिल्स होते हैं, क्योंकि हम इसको जो है वो मोटाइल, एक्टिव और स्कैवेंजर कहते हैं। फिर हमारे पास आफ्टर सम हावर्स जो है वो फिर मैक्रोफेज वहाँ पहुँच जाते हैं। अब जब हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन कोज होती है तो मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स उस साइट ऑफ इन्फ्लामेशन पर चले जाते हैं। जबकि हम बात करते हैं कि जो हमारा पेगोसाइटोसिस है ये 5 स्टेजेस में होता है। सबसे पहले हमारे पास आता है कीमोटैक्सिस, एडहेरेंस, इंजेक्शन, डाइजेशन एंड किलिंग। हमें फ़िलहाल जो है सिर्फ यही नाम जो है ये याद रखने हैं, बाद में हम जब इंशाल्लाह 3rd सेमेस्टर में पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो हम इसको जो है वो और डिस्कस से जो है वो हम इसको पढ़ेंगे। अब ये देख सकते हैं अब हमारे पास जो है वो पेगोसाइटोसिस की ये कुछ स्टेज वगैरह है, डायग्राम वगैरह है। लाइक आप देख सकते हैं पेगोसाइटोसिस हो रहा है, ये माइक्रोब्स, अदर पार्टिकल जो होते हैं ये सेल्स के अंदर जाते हैं। ये हमारा प्लाज्मा सेल्स हो गया। ये देखिए बाकायदा 1-2 के जो निशान दिए हैं ये सब जो है वो एक मेथड हो रहा है। लाइजोजाइम्स हो गए, पेगोसोम्स, पेगोसाइट्स, वेजिकल हो गए, पेगोलाइजोजाइम्स वगैरह पार्टिकल, ये सब चीज़ें हमारे पास इन सब डायग्राम में जो है वो बहुत आसानी से जो है वो दी हुई है। अब हमारे पास हम बात करते हैं कि की कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिफिक इम्यूनिटी, यानी हम एंटीजन कहते किसको हैं। एंटीजन बेसिकली हम कहते हैं हमारे पास एंटीजन हम बेसिकली किसको कहते हैं कि एंटीजन और इम्यूनिजिन। एंटीजन को हम दूसरा नाम देते हैं इम्यूनिजिन का, आर सब्सटेंस फॉरेन
to the host that can stimulate an immune response. एंटीजन हमारे पास वो है, यानी ये हमारे पास फॉरेन पार्टिकल्स है जो कि हमारी इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करती है। स्टिमुलेट हम कहते हैं कि हमारी इम्यून रिस्पॉन्स को तेज़ करते हैं। जब भी ये हमारी बॉडी में आते हैं तो हमारी इम्यून रिस्पॉन्स को ये और तेज़ कर देते हैं। These foreign molecules are recognized by receptor on immune cell protein called antibodies और immunoglobulin. इस फॉरेन पार्टिकल्स को हमारे इम्यून सिस्टम के जो रिसेप्टर है, हमारे इम्यून सिस्टम के रिसेप्टर कौन से होते हैं? एंटीबॉडीज़ और अमाइनोग्लोबुलिन। याद रहे ये एंटीबॉडीज़ और अमाइनोग्लोबुलिन हमारे इम्यून सिस्टम या इम्यून सेल्स के रिसेप्टर हैं, जिससे हम किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स को जो है वो पहचानते हैं। Most antigens are micromolecules. Immunological active sites on antigens are called antigens determinant और epitope. अब समटाइम्स बच्चों को ये समझ नहीं आता कि हम इस एपिटोप्स हम कहते किसको हैं। एपिटोप बेसिकली हमारे एंटीजेंस के ऊपर ये वो हिस्सा होता है जो कि हमारी बॉडी की किसी भी सेल्स के साथ ये क्या होते हैं? अटैच होते हैं, और इसी एपिटोप से जो है हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं? इसी एपिटोप से हमारी बॉडी के सेल्स को ये इन्फेक्शन कोज करते हैं। दोबारा मैं बता देता हूँ कि ये एपिटोप हमारे एंटीजेंस का वो हिस्सा है जो कि हमारी बॉडी के सेल्स के साथ अटैच हो जाते हैं, और इस एपिटोप से जो है हमारी बॉडी के सेल्स को ये क्या करते हैं कि इन्फेक्शन कोज करते हैं। अब खालिस ये एपिटोप नहीं है। अब हम ये कहेंगे कि भाई अब ये एपिटोप आया और ये क्या करते हैं कि हमारे सेल्स के साथ अटैच हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये एपिटोप जो है हमारी बॉडीज़ के अंदर जो एंटीबॉडीज़ होती हैं उनकी पेरिटोप, ये एपिटोप है, उसको हम पेरिटोप कहते हैं। उसके पेरिटोप के साथ ये अटैच हो जाते हैं। अब हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं उस सेल्स के किसी भी हिस्से में ये अटैच नहीं होते, बल्कि इनके लिए एक अलग जगह होती हैं जिस पर ये अटैच होते हैं। जिस तरह से हमारे पास इस एंटीजन में एपिटोप है, इसी तरह से हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर पेरिटोप होते हैं। तो ये एपिटोप और पेरिटोप जब आपस में लग जाते हैं, यानी एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, तो ये क्या कर देते हैं कि ये एंटीजन उस सेल्स को इन्फेक्शन कोज करा देता है। अब ये देखें एंटीजन क्या कहते हैं कि एपिटोप। अब एपिटोप हमारे पास स्मॉल पार्ट ऑफ एंटीजन दैट इंटरेक्ट विद एन एंटीबॉडी। किसके साथ इंटरेक्ट करता है? एंटीबॉडी के साथ। एनी गिवन एंटीजन में हैव सेवरल एपिटोप। किसी भी एंटीजन्स के साथ कितने बहुत सारे जो है एपिटोप्स हो सकते हैं। ईच एपिटोप्स इज रिकग्नाइज बाय डिफरेंट बॉडी, यानी किसी भी एक एंटीजन्स के अंदर बहुत सारे एपिटोप होते हैं, और उस एपिटोप को जो है वो बहुत सारे एंटीबॉडीज़ होती हैं, जो कि हर एंटीबॉडीज़ के लिए एक अलग अलग सा जो है वो एपिटोप लगा हुआ होता है, और हर एक एंटीबॉडी जो है वो डिफरेंट एपिटोप को क्या करते हैं? रिकग्नाइज करते हैं, मतलब पहचानते हैं। अब ये देख सकते हैं हमारे पास एंटीजन डिटर्मिनेंट्स, यानी हमारे पास एंटीबॉडीज़ बाइंडिंग साइट्स होगा, इसको हम कहते हैं एंटीबॉडीज़ बाइंडिंग साइट। एक एंटीबॉडी यानी एक एंटीजन्स के अंदर कितने एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होते हैं? हमारे पास तकरीबन 3 होते हैं। एक हमारे पास A, B और ये C। कितने हो गए एंटीजन बाइंडिंग साइट? यानी एक एंटीजन्स के अंदर, मतलब ये हमारे पास जो है इसको हम कहते हैं एंटीबॉडीज़। हमने पहले भी कहा कि हमारी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो वाई शेप की है। कौन सी शेप की है? वाई शेप की है। ये हमारे पास जो है वो एंटीजन है, जबकि ये हमारे पास क्या है? एंटीबॉडी। ये हमारे पास एंटीबॉडी है, और ये जो लाल वाला है ये हमारे पास एंटीजन है, और ये ब्लू वाला हमारे पास एंटीबॉडी है। तो एक एंटीजन्स के अंदर जो है वो 3 एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट होते हैं। अब हेप्टिन, हम बेसिकली हेप्टिन कहते किसको है? हेप्टिन हम कहते हैं इनकम्प्लीट एंटीजन, यानी एक हमारे पास जब एक इनकम्प्लीट एंटीजन होता है उसको हम एंटीजन नहीं कहेंगे, उसको हम हेप्टिन कहेंगे। अ सब्सटेंस ऑफ लो मोलिक्यूलर वेट दैट इज़ नॉट एंटीजेनिक इटसेल्फ। अब हेप्टिन बेसिकली हमारे पास एक लो मोलिक्यूलर वेट सब्सटेंस होते हैं जो खुद में एंटीजेनिक नहीं होते, लेकिन जब इसके साथ एक कैरियर प्रोटीन अटैच हो जाता है, जिसके एग्जांपल हमारे पास पेनिसिलिन ड्रग्स है। जब ये पेनिसिलिन ड्रग्स इस हेप्टिन के साथ अटैच हो जाता है तो ये एक हमारे पास एंटीजेनिक बन जाता है, यानी फिर ये इन्फेक्शन कोज कर सकता है। लेकिन जब तक इसके साथ ये पेनिसिलिन ड्रग्स अटैच नहीं होता तब तक ये, यानी कैरियर प्रोटीन इसके साथ अटैच नहीं होता तब तक ये इनकम्प्लीट एंटीजन होता है। अब स्मॉल मॉलिक्यूल सच एज पेप्टाइड, न्यूक्लियोटाइड एंड मेनी हार्मोन्स
जितने भी हैं दैट आर नॉट इम्यूनोजेनिक। मैंने पहले ही कहा कि हमारे पास इम्यूनोजेनिक हम किसको कहते हैं, एंटीजन को कहते हैं, बट आर रिएक्टिव व्हेन अटैच टू प्रोटीन कैरियर। पहले ही हमारे पास वही ऊपर वाली बात आ रही है कि जितने भी हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक पेप्टाइड हो गया, न्यूक्लियोटाइड एंड हार्मोन्स हो गए, ये इम्यूनोजेनिक नहीं हो सकते जब तक इनके साथ कोई कैरियर प्रोटीन वगैरह नहीं लगता। हाउ डू बी सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, यानी बी सेल एंटीबॉडीज़ किस तरह से प्रोड्यूस करता है। बी सेल डिवेलप फ्रॉम स्टीम सेल्स इन द बोन मेरो ऑफ एडल्ट लीवर ऑफ फेट्यूसिस। बी सेल जो है ये हमारी स्टीम सेल यानी हमारी प्लूरिप्यूटिन स्टीम सेल जिसको हम कहते हैं, जो कि हमारे पास बोन मेरो है, उसके अंदर प्लूरिप्यूटिन स्टीम सेल्स हैं, हमारी एंटीबॉडीज़ वहाँ से प्रोड्यूस होती है। आफ्टर मैच्योरेशन बी सेल माइग्रेट टू लिम्फोड ऑर्गन, लिम्फ नोड और स्प्लीन। जब हमारे पास बी सेल की मैच्योरेशन हो जाती है तो आफ्टर मैच्योरेशन हमारे जो बी सेल्स है वो लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर चले जाते हैं, जो कि हमारे पास लिम्फ नोड है और स्प्लीन इनके अंदर चले जाते हैं। अब क्लोनल सिलेक्शन किसको कहते हैं। व्हेन अ बी सेल encounter an antigen it recognize it is stimulated and divided into many clones called plasma cells which actively secrete antibodies। क्लोनल सेक्शन हमारे पास ये है कि जब भी हमारी बी सेल यानी हमारे बी लिम्फोसाइट सेल्स वगैरह जो है ये इनकाउंटर करते हैं, इनकाउंटर मतलब किसी भी एंटीजन्स के साथ ये लड़ने में शुरू हो जाते हैं या अपने लड़ने का अमल जो है ये शुरू कर देते हैं, तो ये उनको पहचानते हैं और अब खुद को जो है वो स्टिमुलेट करते हैं यानी ख़ुद को तेज़ करते हैं। किसके लिए, डिवाइड के लिए, यानी ख़ुद को तेज़ करते हैं और फिर ख़ुद को जो है वो डिवाइड कर देते हैं। यानी मैंने पहले ही कहा कि हमारे पास जो बी लिम्फोसाइट्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स क्या करती हैं कि प्लाज्मा सेल सीक्रेट यानी एंटीबॉडीज सीक्रेट करती हैं और वो एंटीबॉडी जो है वो प्लाज्मा सेल में तब्दील हो जाती है। अब हमारे पास यहाँ पर एक चीज़ है जो कि अक्सर बच्चों को पता नहीं होता कि जब हमारा बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर देता है तो वो एंटीबॉडीज़ इस प्लाज्मा सेल में किस तरीके से जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ केमिकल आते हैं, जैसे कि हमारे पास जो है वो इंटरल्यूकिन 4 हो गया एंड इंटरल्यूकिन 5, ये हमारे पास है जो कि एंटीबॉडीज़ को प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट करती है। जब भी हमारी बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं तो इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 5 जो है हमारे एंटीबॉडीज़ को प्लाज्मा सेल में क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती हैं, विच एक्टिवली सीक्रेट एंटीबॉडी, जो क्या करती हैं कि एंटीबॉडीज़ वगैरह जो है वो सीक्रेट हो रहे होते हैं। ईच बी सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ दैट विल रिकग्नाइज ओनली वन एंटीजन डिटर्मिनेट। जितने भी बी सेल है वो हमारे पास एंटीबॉडीज़ वगैरह प्रोड्यूस करते हैं और डेट विल रिकग्नाइज ओनली वन एंटीजन डिटर्मिनेंट, और हर एक एंटीबॉडी जो है वो अलग अलग एंटीजन्स के साथ जो है वो, इस जुमले का यही मतलब है कि हर एक एंटीबॉडी जो है वो अलग अलग एंटीजन्स के साथ फाइट में होती है या अलग अलग एंटीजन जो है वो एक दूसरे को पहचानने में लगी हुई होती हैं और एक दूसरे को जो है वो किल एंड डिस्ट्रॉय कर रही होती है। जैसे कि हमारे पास आते हैं कि जो बी लिम्फोसाइट्स है, आई थिंक 10 मिलियन जो है वो 10 मिलियन डिफरेंट लिम्फोसाइट जो है वो हमारी बॉडी से सीक्रेट होते हैं और हर एक लिम्फोसाइट्स का जो है वो बी लिम्फोसाइट्स का अलग अलग जो है वो एक्टिविटी या अलग अलग तरीका होता है या अलग अलग वर्क होती है। अब हम पढ़ने वाले हैं 5 मेन क्लासेस ऑफ अमाइनोग्लोबुलिन, जो कि हमारे पास बहुत अहम टॉपिक है और इससे जो है वो लाजमी 3 से 4 MCQs वगैरह बनते हैं। अमाइनोग्लोबुलिन ए, अमाइनोग्लोबुलिन ए हमारे पास 5 to 10% ऑफ सीरम एंटीबॉडीज़ यानी हमारी बॉडी के अंदर 5 to 10% मौजूद होती है। मोस्ट कॉमन इन फ्लूइड लाइक सलाइवा, टेयर्स एंड ब्रेस्ट मिल्क। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि समटाइम्स यहाँ पर कहते हैं कि जो हमारा अमाइनोग्लोबुलिन ए है सलाइवा, टेयर्स एंड ब्रेस्ट मिल्क में पाई जाती हैं, और सम बुक्स में ये कहते हैं कि हमारे पास सलाइवा, टेयर्स एंड ब्लड के अंदर पाई जाती है। हेल्प कीप बेबी सेफ वाइल इट डेवलप इट ऑन इम्यून सिस्टम, और ये क्या करती हैं कि जो इन्फेंट है उसको जो है वो उसकी इम्यून सिस्टम की बेसिकली उसकी इम्यून सिस्टम की प्रोटेक्शन करती हैं ताकि कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स इसको इन्फेक्शन कोज ना कर सकें। रिस्पायरेटरी, ब्रोंकाई एंड इंटेस्टाइनल म्यूकस गट प्रिवेंट अटैचमेंट ऑफ वायरसेस, यानी ये अमाइनोग्लोबुलिन ए जो है ये एक तो रिस्पायरेटरी यानी ब्रोंकाई की जो है वो प्रोटेक्शन करती हैं, दूसरा इंटेस्टाइनल म्यूकोजा गट की
प्रोटेक्शन करती हैं ताकि उसके साथ कोई वायरस और बैक्टीरिया वगैरह जो है वो अटैच ना हो सके। अमाइनोग्लोबुलिन डी, अमाइनोग्लोबुलिन डी क्या है कि 0.2% फाउंड ऑन सरफेस ऑफ बी सेल्स एंड एक्ट एज एंटीजन रिसेप्टर। हमें सिर्फ इसका यही याद रखना चाहिए कि ये एंटीजन रिसेप्टर एज एंटीजन रिसेप्टर काम करता है और दूसरा ये हमारे पास सरफेस ऑफ बी सेल के ऊपर मौजूद होता है और 0.2% ये हमारी बॉडी के अंदर होती है। बेसिकली अमाइनोग्लोबुलिन डी की और कोई भी ऐसी फंक्शंस नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ इतना ही याद होना चाहिए कि ये हमारी बी सेल के सरफेस पर होती है और ये एज ए एंटीजन रिसेप्टर काम करती है। अब हमारे पास आती है अमाइनोग्लोबुलिन जी। अमाइनोग्लोबुलिन जी बहुत अहम एंटीबॉडीज़ है कि 80% ऑफ ऑल सीरम एंटीबॉडीज़ क्रॉस ब्लड वेजल्स वॉल एंड इंटर टिश्यूज फ्लूइड। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो हमारा अमाइनोग्लोबुलिन हमारी बॉडी के अंदर 80% मौजूद होती है और ये वाहिद ऐसी एंटीबॉडीज़ है जो कि मदर के पास जो इन्फेंट यानी फीटस वगैरह होती है, यानी माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो उसके प्लेसेंटा को क्रॉस करके जो है ये फीटस के अंदर जाती है। ये वाहिद ऐसी एंटीबॉडीज़ है जिसको हम प्लेसेंटा उसको कहते हैं जिससे बेबी को खुराक वगैरह यानी न्यूट्रिशन वगैरह मिलती है माँ से। तो ये वाहिद ऐसी एंटीबॉडीज़ हैं कि ये उस प्लेसेंटा के बैरियर को क्रॉस करके फीटस के अंदर जाती हैं ताकि उसकी जो प्रोटेक्शन है या इसको जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। दूसरी हमारे पास ये आती है कि प्रोटेक्ट अगेंस्ट सर्कुलेशन बैक्टीरियल, यानी ये हमारे बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ रही होती है। न्यूट्रलाइज टॉक्सिन, जो टॉक्सिन चीज़ें होती हैं उसको न्यूट्रलाइज कराती है। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि उसकी यानी टॉक्सिन चीज़ों की जो पैथोजेनिसिटी होती है, अब पैथोजेनिसिटी हम उसको कहते हैं यानी इन्फेक्शन कोज करने की जो सलाहियत होती है उसको न्यूट्रलाइज यानी ख़त्म कराती है। ट्रिगर कॉम्प्लीमेंट एंड इन्हेंस पेगोसाइटिक सेल, और जो पेगोसाइटिक सेल्स का अमल है यानी किल एंड डिस्ट्रॉय करने का जो अमल है उसको इन्हेंस यानी तेज़ कराती है। ईच मॉलिक्यूल ऑफ अमाइनोग्लोबुलिन जी हैज़ टू एंटीजन बाइंडिंग। ये हमारे पास अमाइनोग्लोबुलिन जी और अमाइनोग्लोबुलिन एम वाहिद ऐसी एंटीबॉडीज़ है जिसके पास एंटीजन बाइंडिंग साइट्स है। हम अमाइनोग्लोबुलिन एम को भी पढ़ने वाले हैं। ईच मॉलिक्यूल ऑफ अमाइनोग्लोबुलिन जी हैज़ टू एंटीजन बाइंडिंग साइट, यानी हर एक अमाइनोग्लोबुलिन जी के पास अमाइनोग्लोबुलिन जी के मॉलिक्यूल्स के पास जो है वो 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होते हैं। अमाइनोग्लोबुलिन ई, अमाइनोग्लोबुलिन ई क्या कह रहे हैं कि अमाइनोग्लोबुलिन ई 0.002% ऑफ सीरम एंटीबॉडीज डेट बाइंड टू मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स, यानी ये हमारे मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स की तरह काम करते हैं। एलर्जिक रिएक्शन और सम टाइम इंक्रीज ड्यूरिंग पैरासाइट्स, जब हमारी बॉडी में पैरासाइट्स वगैरह होते हैं यानी वॉर्म वगैरह आ जाते हैं जिसको हम कीड़े कहते हैं, वो जब हमारी बॉडी में ज़्यादा होते हैं तो हमारे अमाइनोग्लोबुलिन ई जो है ये भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। इट इज़ प्रोड्यूस बाय द सेल ऑफ द लीवर, रिस्पायरेटरी एंड इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और ये हमारे कहाँ से रिलीज़ होते हैं? लीवर, रिस्पायरेटरी एंड इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से जो है ये रिलीज़ होते हैं। अमाइनोग्लोबुलिन एम, अमाइनोग्लोबुलिन एम क्या कह रहे हैं कि 5 to 10% ऑफ सीरम एंटीबॉडीज़ फर्स्ट रिस्पॉन्स टू इनिशियल एंटीजन एक्सपोजर। याद रहे कि हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी जो है वो अमाइनोग्लोबुलिन एम है और सबसे लार्जेस्ट एंटीबॉडी जो है वो अमाइनोग्लोबुलिन, सबसे स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी जो है वो अमाइनोग्लोबुलिन जी है और सबसे लार्जेस्ट एंटीबॉडी जो है वो अमाइनोग्लोबुलिन एम है। जब भी हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले रिस्पॉन्स देने वाले जो एंटीबॉडीज़ है वो हमारे पास अमाइनोग्लोबुलिन एम है। फर्स्ट रिस्पॉन्स टू इनिशियल एंटीजन एक्सपोजर्स वल्नेरेबल इन डायग्नोसिस बिकॉज इट इज़ अर्ली टू रिस्पॉन्स। और दूसरी बात जस्ट फॉर नॉलेज ये है कि जब हम टेस्ट वगैरह कराते हैं, जब हमारे टेस्ट के अंदर अमाइनोग्लोबुलिन जी इंक्रीज़ होते हैं तो हम कहते हैं कि हमें क्रॉनिक इन्फेक्शन हुआ है, और जब हमारी टेस्ट के अंदर अमाइनोग्लोबुलिन एम इंक्रीज़ होते हैं तो हम कहते हैं कि हमें एक्यूट इन्फेक्शन हुआ है। इसलिए कहते हैं कि वल्नेरेबल इन डायग्नोसिस बिकॉज इट इज़ अर्ली टू रिस्पॉन्स। लार्जर देन अमाइनोग्लोबुलिन जी 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, हमारे अमाइनोग्लोबुलिन जी के अंदर 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स थे और इसके अंदर कितने हैं? लार्जर देन अमाइनोग्लोबुलिन और 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, इसके अंदर कितने हैं? 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स है। इसके अलावा जितने भी हमारे
माइक्रोबायोलॉजी के जितने भी यूनिट्स हैं उसको भी इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द कंप्लीट करने वाले हैं। जितने भी बच्चों को किसी भी यूनिट और किसी भी सब्जेक्ट में परेशानी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताने और इंशाल्लाह दुआओं में ज़रूर याद रखना। अल्लाह हाफिज़।